नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। शाम के 7 बज चुके हैं और आपको अब दिखाते हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जुलाई में भी स्कूल बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्व सहायता समूह से बातचीत के दौरान यह बात कही। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर एमपी बनाएंगे। महिलाओं में एमपी को बदलने की ताकत है। क्या बड़ी बातें कही, ये आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हम यथासंभव अपने जरूरत की चीजें अपने यहां ही बनाएंगे, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी तो हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए हम बनाएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ये चुनौती हमको स्वीकार करनी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम कोई ना कोई चीज बनाएंगे और बेचेंगे। हम खुद भी फायदा कमाएंगे और हम समाज को ये आसपास चीजें उपलब्ध कराएंगे। इसकी बेटियां काम बहुत अच्छा कर रही हैं। कोरोना से बचाव के काम में भी सब लगे हैं और इसलिए हम 90,000 पीपीई किट आपसे तैयार करवा के पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस को देंगे ताकि वो भी कोरोना से अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए बच सके। इधर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता को जन्मदिन का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल कल सुदर्शन गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाया था और इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया था। अब कांग्रेस ने सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजवाड़ा पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, संजय शुक्ला समेत कई कांग्रेसी शामिल हुए। जीतू पटवारी के सामने धरना खत्म करने को लेकर एसडीएम और सीएसपी घुटनों के बल बैठ गए। दोनों धरना खत्म करने के लिए जीतू पटवारी को समझा रहे थे। डिस्टेंस बनाओ, अपने अपने जो नियम है, कानून है प्रशासन के, सरकार के, उनको पालो। लॉकडाउन भले सरकार ने बंद कर दिया पर आप जितनी जरूरत हो उतना बच के रहो। इसलिए मोटिवेशन के लिए, जनजागृति के लिए हम बैठे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले राजनेताओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। पहले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पॉजिटिव मिले तो वहीं अब कांग्रेस के युवा विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने से सियासी गलियारों में गहमागहमी तेज हो गई। कोरोना के साए में होने वाले राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए पहुंचने वाले विधायकों को नो कोविड कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन भी देना होगा। कोविड कॉन्टैक्ट आने वाले विधायकों के लिए अलग से मतदान की व्यवस्था भी की जाएगी। इधर शाजापुर के काला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इससे कांग्रेस पार्टी के कई विधायक सशंकित हैं जो हाल के दिनों में चौधरी के संपर्क में आए थे। कुणाल चौधरी को अब 15 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। इसके अलावा 19 जून को प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के लिए होने वाली वोटिंग के लिहाज से भी यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है।
विधायक को कोरोना हो गया है और कांग्रेस के लिए एक राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस के लिए ये ज़रूर चिंता की बात हो गई, क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस की जीत तय है, लेकिन कुणाल चौधरी को कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये बात अब उन कांग्रेस के लोगों को भी सशंकित कर रही है जो हाल ही के दिनों में कुणाल चौधरी से संपर्क में आए थे। अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, इन दिनों हम देख रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी है, साथ ही उपचुनाव के लिए भी लगातार दल जो हैं वो सक्रियता दिखा रहे हैं और इस बीच जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो कुणाल चौधरी की बात हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आना, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। देखिए पुनीत, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोरोना की रिपोर्ट संक्रमित होने की खबर तो बीजेपी के लिए दिक्कत भरी नहीं है, क्योंकि वो उम्मीदवार हैं और यदि वो गैर मौजूद रहते हैं तो ऐसे में भी चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात को लेकर जरूर है कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है और यदि तय गाइडलाइन पर नजर डालें तो उसके तहत उनको न सिर्फ 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा, बल्कि वो विधानसभा में चुनाव के दौरान गैर मौजूद भी रह सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि संख्या गणित के मुताबिक पहले से ही कांग्रेस कमजोर है और लेकिन दावा इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि कांग्रेस राज्यसभा की दोनों सीटें जीतेगी। सपा बसपा निर्दलीय विधायकों के अलावा बीजेपी विधायकों के भी संपर्क में होने की बात बार बार कांग्रेस की तरफ से आती रही है, लेकिन जब कांग्रेस के विधायक ही कोरोना पॉजिटिव हो गए तो ऐसे में उनकी वोटिंग को लेकर भी अब संशय खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल कई तरह की है, क्योंकि अब बीजेपी ने भी इस बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि कुणाल चौधरी के संपर्क में जितने कांग्रेस नेता आए थे, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हो या 20 से 22 विधायक जो कुणाल चौधरी के साथ बीते कुछ दिनों में संपर्क में आए, उनको भी क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल इस बात को लेकर जरूर है कि वो संख्या गणित में किस तरीके से बीजेपी से आगे निकले, लेकिन अब समस्या इस बात को भी लेकर है कि जो उसके खुद के वोटर हैं, जो खुद के विधायक हैं, वो अब कोरोना के संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं, तो उनकी वोटिंग किस तरीके से होगी, इसको लेकर अब कांग्रेस के सामने मुश्किलें जरूर है। चलिए, और देखना होगा कि इन मुश्किलों से कैसे कांग्रेस निकलकर बाहर आती है। शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और उपचुनाव को लेकर एक बैठक भी की जाएगी। 15, 16 और 17 तारीख को ये बैठकें होंगी और कांग्रेस की बैठक ये होनी है। 17 जून को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक को लेने वाले हैं। बीजेपी ने पहले ही मंथन कर लिया सभी सीटों को लेकर। उपचुनाव जहां पर होना है, अब कांग्रेस की बारी है, तो कांग्रेस में भी मंथन की बारी और रण की तैयारी कांग्रेस भी करने वाली है। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है और उनको लेकर एक ट्वीट उन्होंने किया और निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि राहुल जी, आप कोरोना वॉरियर्स का उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो उन्हें गलत प्रचार भी मत कीजिए। आपको देश कई बार नकार चुका है, ये पैतरे काम नहीं आएंगे। आपके पास देश का कोरोना रिकवरी डेटा नहीं है, मैं रिकवरी डेटा उपलब्ध करा रहा हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आने वाले उपचुनाव को लेकर शिवराज सरकार पर फिर से निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने कहा कि राज्य की जनता भोली है, मूर्ख नहीं है। क्या सौदे की सरकार बने, जनता इसके लिए तैयार है। उपचुनाव में धोखे को मुद्दा बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गलती से ही सही शिवराज सिंह ने सच बोल दिया। पहले कहते थे कि कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि पीएम मोदी के कहने पर कांग्रेस सरकार गिराई गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, उपचुनाव होने वाले हैं, भाजपा की कल मीटिंग हुई है, उसमें कह रहे हैं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से भाजपा में जाने का जो मामला है उसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे और 100% 24 सीटें जीत रहे हैं। धोखे का सौदे का मुद्दा बनेगा, ये अच्छा है।
आम मतदाता मध्य प्रदेश की, जिसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, सीधी सादी है, बोली बाली है, पर मूर्ख नहीं है कि सौदे की सरकार बने। क्या मध्य प्रदेश के मतदाता इसे स्वीकार करने को तैयार है? ये मुद्दा बनेगा। सर तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? पीके की बारे में बात थी, कल आप मुलाकात भी हुई पीके से, आपकी पीके से, तो क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी? या शिवराज सिंह चौहान ने जो क्लिप चलाई है जिसमें कहा है कि हमने केंद्र के कहने पे सरकार गिराई, आप भी मुद्दा बनाएंगे? अब कहीं ना कहीं बहुत गलती से शिवराज जी सच बोल देते हैं, तो ये उन्होंने उनका सच उनके मुंह से निकल आया, पता नहीं जानबूझ के सच बोला या गलती से सच बोल दिया कि हमने सरकार गिराई। पहले कहते थे कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दे हैं, अब कहते हैं हमने सरकार गिराई। नेतृत्व कहना कि सरकार गिराई, मोदी जी ने कहा सरकार गिराओ, अब ये इस पर आ गए। आगे अब क्या कहेंगे, कौन सा झूठ उनका फिर से निकल आएगा, ये सामने आएगा। तो मुद्दा बनेगा सर ये? बिल्कुल, ये सब मुद्दे बनेंगे। सर राज्यसभा चुनाव है, 3 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? अभी हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, हमें जीतनी तो 2 चाहिए, पर एक तो पक्की है। सर एक अंतिम सवाल, कोरोना बाहर जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अब भोपाल में 2 दिन लॉकडाउन की कहा के, सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहेगा, सरकार फेल कोरोना में? क्या प्रदेश किसी चीज़ पर कंट्रोल ला रही है? केवल शराब की कंट्रोल ला रही है। आज शराब की दुकानों को चलाने में लगी है। आज क्या किसानों की पीड़ा उनके कंट्रोल में है? क्या नौजवानों, क्या बेरोजगार उनके कंट्रोल में है? क्या छोटे व्यापारियों की समस्या उनके कंट्रोल में है? क्या मजदूरों की समस्या उनके कंट्रोल में? मैं तो पूछना चाहता हूँ कंट्रोल में क्या है? केवल बड़े ठेकेदार, माफिया, इस प्रकार की चीज़ें आज उनके कंट्रोल में हैं। तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने गलती से ही सही लेकिन सच कबूल लिया कि सरकार गिराई, और आज सरकार के यानी भाजपा सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने दावा किया है कि उपचुनाव में बीजेपी 100% 24 सीटों पर चुनाव जीत रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि धोखे की राजनीति करने का आरोप लगाने वालों को नैतिकता का हक नहीं है। प्रदेश भाजपा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे मेरे साथ हैं। सर उपचुनाव चल रहे हैं, कल आपके यहाँ भी मीटिंग हुई जिसमें एक आम सहमति बनी कि सिंधिया का जो मुद्दा है भाजपा से कांग्रेस पे आना है वो एक चुनावी मुद्दा होगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि धोखे की राजनीति का मुद्दा हम भी बनाएंगे और प्रदेश की जनता भोली है, मूर्ख नहीं है। देखिए, कांग्रेस को इस तरीके से धोखे की राजनीति और किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई, जनादेश क्या इनके पास था? तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एक बहुत ही कद्दावर नेता और जिन्होंने पूर्व में मंत्रिमंडल में काफ़ी भूमिकाएं निभाई, ऐसे नेता को अगर ये लगे कि शायद इस संगठन में मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं है, तो वो उस संगठन के साथ क्यों रहेंगे? और उन्होंने कुछ किसी का धोखा देने की कोई बात ही नहीं, इन्होंने त्यागपत्र दिया है, पुनः जनादेश ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये जनतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। अगर संगठन में किसी को स्थान नहीं मिलेगा, अगर संगठन के आधार पर राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी, अगर सम्मान नहीं मिलेगा, अगर विचारधारा को कोई विकास का रास्ता नहीं दिखेगा, तो लोग पार्टियों में रहेंगे क्यों? और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। 15 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे। धर्म गुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है और गाइडलाइंस भी इसके लिए बनाई गई हैं और नई गाइडलाइंस जो हैं उन्हीं के तहत ये धार्मिक स्थल खोले जाएंगे और सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो 15 जून से धार्मिक स्थल खोलने पर फैसला हो गया है। धर्म गुरुओं के साथ प्रशासन ने बैठक की और इस बात का फैसला हुआ है कि धार्मिक स्थल खोले जाएंगे और जितने भी गाइडलाइंस हैं उन सभी का पालन करना होगा हर धार्मिक स्थल को। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं।
जितेंद्र, 15 जून से धार्मिक स्थल खुल जाने वाले। बिल्कुल पुनीत, पहले ये जो धर्म स्थल है इनके दरवाजे 8 जून से खुलने वाले थे, मगर धर्मगुरुओं और कलेक्टर की आपत्ति के बाद इन्हें अब 15 जून से खोला जाना है। तो कह सकते हैं कि भक्तों को भगवान के दर्शन हो पाएंगे और साथ ही कुछ नियमों के साथ उन्हें मंदिर या अन्य धर्म स्थलों में प्रवेश मिल पाएगा। उन्हें काफी जो नियम है उसका पालन करना होगा। न मंदिर में अगरबत्ती, नारियल, न पूजा और ना ही वो घंटी बजा पाएंगे, ना ही प्रसाद चढ़ा पाएंगे। और कह सकते हैं ऐसे ही नमाज के दौरान जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उन्हें अपने घरों से ही वुजू करके पहुंचना पड़ेगा और ना ही वहां भीड़ जमा कर पाएंगे। तो कह सकते हैं नियमों का कठिन जो है पालन करना होगा, इसके बाद ही उन्हें धर्म स्थलों में प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर और दर्शकों को हम दे दें भोपाल के लिए। ये बड़ी खबर है, भोपाल की बड़ी खबर है। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है कि राजधानी में सोमवार से शुक्रवार तक ही दुकानें खुलेंगी। शनिवार रविवार टोटल लॉकडाउन। बिना मास्क वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, 100 रुपए का जुर्माना होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अगर उल्लंघन किया जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, एक और फैसला जिला प्रशासन का। बिल्कुल, क्योंकि भोपाल में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें देखते हुए एहतियात के तौर पर अब भोपाल शहर को सप्ताह में 2 दिन बंद रखा जाएगा और टोटल लॉकडाउन कह सकते हैं। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बाजार खुले रहेंगे। इसके अलावा मास्क न लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और सड़कों पर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं प्रशासन किस तरह से सख्ती कर पाता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल भोपाल के शहरवासी अभी भी मानने को तैयार नहीं और जमघट बनाकर बाजारों में जमा हो रहे हैं और जिसके चलते कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। उपचुनाव में इमरती देवी की राह मुश्किल हो सकती है। बघेल समाज ने इमरती देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध की वजह इमरती का वायरल ऑडियो है। बघेल समाज का आरोप है कि इमरती ने डबरा विधानसभा के पठा के रहने वाले युवक धर्मेंद्र बघेल को आंख फोड़ देने की धमकी दी थी। इस बात से नाराज होकर आज अखिल भारतीय युवा बघेल महासभा मध्य प्रदेश ने एसपी को ज्ञापन दिया। इसके साथ ही पीड़ित युवक को सुरक्षा मुहैया कराने तक की मांग कर दी। वहीं एसपी ने इस मामले की जांच की बात कही। हमने आज एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की है और मेरे को मानने की और साजिश है और कॉल्स आ रहे हैं बहुत से। ज्ञापन में जो लिखित तथ्य हैं उस पर अभी हम एक बार ज्ञापन देख लें, पूरा विषय क्या है, उसके पश्चात ही आगे कुछ बता पाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। शहडोल में मिट्टी खदान धंस गई और इसकी वजह से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। यह घटना ब्यौहारी थाना क्षेत्र के पपरेड़ी गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि ग्रामीण यहां पर मिट्टी की खदान से छुई मिट्टी निकाल रहे थे और इसी दौरान खदान अचानक से धंस गई और यह हादसा पेश आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताया और मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। यहाँ पर एक छुई की खदान थी जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति के ही याराजी में वो लोग खनन कर रहे थे। आज करीब काफ़ी 10 वर्षों से ये लोग खनन कर रहे थे और उसमें काफ़ी सुरंग हो जाने के कारण उसमें ये औचक घटना घटी है, जिसमें आशंका बताई जा रही है कि उसमें 10 से 15 लोग थे, जिसमें से 4 से 5 लोग जो घायलों को पहुँचाया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उसमें से करीब 5। इधर इंदौर से खबर है, जहां पर ट्रांसफार्मर पर एक युवक चढ़ गया था। बिजली के तार से ये काफी देर तक खेलता रहा और युवक का हंगामा देखकर इलाके की बिजली को काटना पड़ा। ये नशे की हालत में युवक बताया जाता है, जो कि काफी देर तक हंगामा करता रहा। बिजली बिल से खुद को परेशान ये युवक बता रहा था। आजाद नगर थाना इलाके के शांति नगर का यह पूरा मामला है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर से ये युवक नीचे कूद गया। तस्वीरें देखिए। और इधर रायसेन से खबर, जहां पर नायब तहसीलदार ने जूतियां अपनी सैनिटाइज कराई। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर वायरल हो रही है। ड्राइवर से मैडम ने अपनी जूतियों को सैनिटाइज कराया। इनका नाम शिवांगी खरे है। रायसेन की ये नायब तहसीलदार है। आइए आप देखते हैं ग्वालियर टॉप 10। उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान को संभालने का जिम्मा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मिला है। गृह मंत्री रविवार को ग्वालियर दौरे पर आएंगे, जहां पर वो बीजेपी में आए सिंधिया समर्थकों से मुलाकात करेंगे।
उपचुनाव में इमरती देवी की राह मुश्किल हो सकती है। बघेल समाज ने इमरती देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध की वजह इमरती का वायरल ऑडियो है जिसमें इमरती देवी ने युवक की आंखें फोड़ देने की धमकी दी थी। इस बात से नाराज होकर बघेल समाज ने एसपी को ज्ञापन दिया। प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का एक और बयान सामने आया। पूर्व मंत्री इमरती देवी का कहना है कि किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इमरती ने कहा है कि बीए एमए वाले भी संविदा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलने का दावा करना गुमराह करने वाली बातें हैं। ग्वालियर के छात्र पारस जौहरी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। मृतक छात्र पारस जौहरी का सप्ताह भर पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में छात्र पारस जौहरी एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकत करता नजर आ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में होने वाले उपचुनाव में कोरोना संक्रमण की स्थिति देखकर कार्यक्रम तय किया जाएगा। यही वजह है कि चुनाव आयोग ग्वालियर जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट ले रहा है। ग्वालियर में कोरोना रिकवरी रेट के मामले में राहत की खबर है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से रिकवरी दर भी 65% से अधिक हो गई है। शराब के साप्ताहिक ठेकों में कारोबारियों की रुचि नहीं है। आबकारी विभाग ने ठेकेदारों की ओर से सरेंडर की गई 1800 दुकानों को साप्ताहिक ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन प्रदेश में महज 130 दुकानें ही साप्ताहिक ठेके पर बिकी। ग्वालियर जिले में 10,94,000 आयुष्मान योजना के पात्र मरीज फ्री इलाज कराने से वंचित हैं। इन सभी के कार्ड मार्च 2020 में तैयार होना थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और कॉमन सर्विस सेंटर में सामान्य से न होने और लॉकडाउन के कारण ये सभी कार्ड पेंडिंग पड़े। एमआईटी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की नौकरी करने वाले नवीन भार्गव ने खुदकुशी कर ली। शिंदे की छावनी में रहने वाले नवीन भार्गव ने खुदकुशी करने से पहले किसी से फोन पर बात की थी। ग्वालियर के कांचमील इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। धर्मेंद्र तोमर 2 दिन पहले घायल हालत में रेलवे ट्रैक के पास मिला था, जिसे इलाज के लिए जेआरओ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।